गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बैंकिंग में और जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से बैंकिंग में जो नॉलेज को स्प्रेड करना जो है वो बैंकिंग का हमेशा से पहला उद्देश्य रहा है। और जब आरबीआई की नींव रखी गई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा, तो उसके क्या ऐसे मापदंड रखे गए थे कि जिसके थ्रू ये डिसाइड हो सके कि आखिरकार आरबीआई करेगा क्या। तो ये हम लोग ने पहले क्लास में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो आरबीआई है उसका गठन हुआ। हिल्टन यंग जो थे उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो जाएं अब्रॉड और जाकर नियम और कानून जो है जिनसे बैंक चले वो बनाए। और जब वो 1934 में उन नियम कानूनों को लेके लौटे तो ये बात क्लियर हो गई थी कि अंग्रेज़ों को हमें जाना ही जाना है। उन्होंने ये दिमाग लगाया कि अगर हमें जाना है तो हम बैंकिंग बॉडी जो बनाएंगे वो अपने पैसे से, मतलब गवर्नमेंट के पैसे से ना बनकर वो प्राइवेट लोगों से बनेगी। तो उस समय क्या था कि बॉन्ड्स भरवाए गए लोगों से और 100 रुपए के बॉन्ड बांटे गए थे। 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया था। 5 करोड़, जी हाँ, 5 करोड़ रुपए के 100 रुपए के बॉन्ड से आरबीआई शुरू हुआ था। बाद में 1943 में भारत के पहले जो गवर्नर बने आरबीआई के, वो पहले भारतीय जो थे वो थे सीडी देशमुख। ये बाद में फाइनेंस मिनिस्टर भी बने। और अगर हम पहले गवर्नर की बात करें जो आरबीआई के थे तो वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। जैसे हम लोग मिस्टर लगाते हैं तो वहाँ इंग्लैंड में जो लोग बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होता है, उनको सर की उपाधि दी जाती है। जी, आगे बढ़ते हैं। ये हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ाद हो गया, तो ये गवर्नमेंट बार बार देख रही थी कि यार कैसे आरबीआई बैंकों को कंट्रोल किया जाए, कैसे आरबीआई का काम किया जाए। तो ये सबसे पहले निकल के आया। उसमें पहले जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे आर.के. षणमुखम शेट्टी। ये षणमुखम शेट्टी एक ही में है, परेशान मत होइए, स्पेलिंग बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी लंबी है, पेशेंस रखिएगा। RKCHADMUKKAHAM शेट्टी, ये पूरा एक है, षणमुखम शेट्टी। जो आर.के. षणमुखम शेट्टी थे वो भारत के पहले गवर्नर बने, पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने। और उन्होंने ये चीज़ डिसाइड करी कि हमें आरबीआई को जो है वो एक एंटायरली सेपरेट एंटिटी बनाने चाहिए। क्योंकि अगर आरबीआई जैसी संस्था जो कि बैंकों को गवर्न करने के लिए बनाई गई हो, उसमें लोग पार्टनर हो जाएं, ये वही बात हुई कि थाने में जो पैसा देगा भाई वो थाने में पार्टनरशिप ले लेगा। तो जब थाने में पार्टनरशिप ले लेगा तो कानून तो अपने पिताजी का हुआ, तो फिर हम जिसको बताएंगे वो क्रिमिनल, वो उठाए जेल में, फिर रात भर 3rd डिग्री 2nd डिग्री जो लगा उसके ऊपर। ये समस्या क्रिएट होती और इसी से बचना था। इसलिए क्या किया गया, आरबीआई को 1949 तक ये कहा गया कि जिसके पास भी बॉन्ड है वो आए और उस बॉन्ड के हिसाब से जो भी पैसा आज के हिसाब से बनता हो, उन्होंने भले ही 1934 से 35 के बीच में लिया हो, मगर आज के हिसाब से जो भी उसकी वैल्यू बनती हो वो ले ले। और आरबीआई को हम जो है एक एंटायरली सेपरेट एंटिटी बनाएंगे। जब हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई का फुल फॉर्म मेरे ख्याल से यहाँ पे सभी को मालूम होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी 1949 में इसको एक सेपरेट एंटिटी बना दिया गया। अब बात इसी आज आरबीआई की ही बात करते हैं कि जो पहले आज़ादी के बाद थे वो आपके मतलब गवर्नर जो बने, उन लोगों ने इसमें माफ़ी चाहूँगा,
उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें आरबीआई के पास क्या क्या काम सौंपने चाहिए आरबीआई को। भाई सीधी सी बात है, कोई भी संस्था बनती है, अगर थाना बनेगा तो क्राइम रोकने के लिए, हॉस्पिटल बनेगा बीमारी के रोकथाम के लिए या बीमारी के इलाज के लिए, ठीक उसी प्रकार से अगर चश्मे की दुकान खुलेगी तो उस पर आटा दाल चावल नहीं बिकेगा, उस पर चश्मा बिकेगा। वैसे ही आरबीआई जो था जब बना तो उसके 7 मेजर फंक्शंस जो थे वो डिफाइन किए गए। ये अगर आप चाहें तो आरबीआई की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी मौजूद है ये चीज़ें, बट वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल मिलेगी, मैं बड़ी आसान लैंग्वेज में आप लोग को समझाऊंगा। अगर मैं पहली बात करूँ, पहले उसकी बात करूँ कि पहली जो सबसे बड़ा फंक्शन क्या होगा, तो हर किसी के दिमाग में आता होगा आरबीआई का सबसे पहला फंक्शन है गवर्न करना बैंकों को। और जिसके पास ये आंसर आया कि गवर्न करना, वो गलत है। आरबीआई का पहला फंक्शन जो है वो गवर्न करना नहीं है। आरबीआई का पहला फंक्शन है लिटरेसी। और लिटरेसी भी कोई भी लिटरेसी नहीं, लिटरेसी बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की आम पब्लिक तक कम से कम पैसों में पहुंचाना। मतलब ना सिर्फ लिटरेसी बैंकिंग की और फाइनेंस की लोगों तक पहुंचानी है, बल्कि बहुत कम पैसे में। और इसको जो आपकी भारत की आपकी मतलब अफोर्डेबल कॉस्ट है, चूँकि भारत जब आज़ाद हुआ था तब भारत में मोर देन 75% जो पीपल थे वो गांव के रहने वाले, गांव में रिजाइड करने वाले लोग थे, तो उसका अफोर्डेबल होना जो था वो बहुत ज़रूरी था। तो अगर हम देखें लिटरेसी हमको किस चीज़ की चाहिए थी, बैंकिंग एंड फाइनेंस की। और किस उस पे शर्त क्या थी, अफोर्डेबल कॉस्ट। जैसा कि भारत डिजिटल एजुकेशन कर रहा है, अफोर्डेबल कॉस्ट पे लिटरेसी प्रोवाइड कर रहा है, यही काम आरबीआई का भी था। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है ये सोच रहे हो कि मगर आज भी मैक्सिमम लोगों के पास बैंकिंग कैसे होती है या फाइनेंशियल सेक्टर कैसे मूव करता है इसकी जानकारी नहीं होती। तो कई बार चीज़ें किसी काम के लिए बनाई जाती हैं पर ज़रूरी नहीं है कि वो उस काम में खरी हो। मगर आरबीआई की जो नींव रखी गई थी 1949 में दोबारा से आज़ादी के बाद, वो इसी बेस पे रखी गई थी कि बैंक आरबीआई का पहला काम ये होगा कि वो आम आदमी तक बैंकिंग और फाइनेंस की जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में मुहैया कराए। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अगला था इन्फ्लेशन को, मतलब महंगाई दर को कंट्रोल करना वाया मॉनेटरी पॉलिसी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना किसके थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है ये पहले हर चौमाही में आती थी, फिर हर तिमाही में आने लगी। अब हर दूसरे महीने की दूसरी तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन होता है और जो भी चेंजेस होते हैं वैसे तो आप लोग को न्यूज़ पे देखने को मिल जाता है, मगर अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाएं और उसमें न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे जाके जो भी लेटेस्ट प्रेस रिलीज होगी मॉनेटरी पॉलिसी की वो मिल जाएगी और आप उसमें देख सकते हैं कि किसने क्या बात करी, किसने क्या कहा और उसके ऊपर किस प्रकार का क्या डिसीजन लिया गया। वो भी हमें मैम बताएंगे कौन कौन लोग डिस्कशन करने बैठते हैं वहाँ पे, कौन कौन लोग मौजूद होते हैं, उन सब के बारे में बात होगी। मगर पहले अभी आज हम केवल फंक्शंस के बारे में जानकारी लेंगे। तो अब अगला फंक्शंस क्या था, अगला फंक्शन जो तय हुआ फॉरेक्स मेंटेनेंस। मेंटेन फॉरेक्स, फॉरेक्स मतलब होता है फॉरेन रिजर्व, जो विदेश से आने वाली करेंसी है उसको कंट्रोल करना, ये आरबीआई का काम था। इसको
फॉरेक्स मार्केट कहा जाता है। जो आपके रुपए की कीमत होती है वो भी फॉरेक्स मार्केट के हिसाब से ही तय होती है। हमने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि किस प्रकार से जो आपका सप्लाई और डिमांड की जो मैंने बात करी थी, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको मालूम होगा, डिमांड ज़्यादा, अगर डिमांड ज़्यादा है तो दाम ज़्यादा होगा, डिमांड कम है तो दाम कम होगा, सप्लाई ज़्यादा तो डिमांड आपकी कॉस्ट कम, और सप्लाई कम तो आपकी कॉस्ट ऊपर चली जाती है। बताया था मैंने कि डिमांड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस्ट से, या कह लीजिए इन्फ्लेशन से, अभी हमको चूंकि इन्फ्लेशन समझना है, और जो सप्लाई है वो इन्फ्लेशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे अगला था, अब जो आप लोग के दिमाग में है, ये बैंकर्स बैंक है। मतलब भाई हम लोग अपना पैसा ले जाते हैं और आरबीआई को तो रखवाते नहीं है, हम लोग अपना पैसा ले जाके बैंक में रखते हैं, और बैंक के खाते जो होते हैं वो आरबीआई में होते हैं, और बैंक अपना पैसा जो है, जो सरप्लस होता है, उसको आरबीआई में रखता है। जरूरी नहीं है कि किसी बैंक में जहां पे रोज का ट्रांजैक्शन 10 करोड़ हो, वहां पे पर डे 20 करोड़ रुपए मौजूद रहे, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। और भारत सरकार की नई गाइडलाइंस के हिसाब से 2 लाख से अधिक कैश देना या लेना दोनों ही कानूनन अपराध है। मगर बैंक जो है उनकी लिमिट होती है, हर बैंक के ब्रांच की लिमिट तय होती है। जैसे अगर हम बैंक ब्रांच की बात करें तो 2 प्रकार की ब्रांच होती है, एक कॉमन ब्रांच होती है, एक कैश ब्रांच होती है। एक करेंसी ब्रांच कहा जाता है, या ये कहा जाता है उस ब्रांच में करेंसी चेस्ट है। तो जिसमें कहा जा रहा है करेंसी चेस्ट है, पैसा उसमें किसी भी आम ब्रांच से ज्यादा होगा, क्योंकि अगर किसी आम ब्रांच में पैसा खत्म होता है तो करेंसी चेस्ट से पैसा जाता है। ये एक तरीका है। मैं अभी आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को ये जानकारी हो जाए कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो भारत में किस प्रकार से काम करता है। अगला पॉइंट देखें। आई होप अभी तक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कम से कम टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करिए, ताकि जो सुनने वाला है, जो समझने वाला है, उसको बात पूरी समझ में आ जाए। शुड वी कैरी फॉरवर्ड। आइए देखते हैं 5वां पॉइंट क्या था। 5वां पॉइंट है कि ये सेंट्रल बैंक है। किसका? गवर्नमेंट का। किसकी गवर्नमेंट? अरे आरबीआई। जब इंडिया लगा है तो गवर्नमेंट कहां की होगी? इंडिया का। आई होप समझ में आई होगी ये बात। नहीं समझ में आई, मैं देखिए समझाता हूं फिर से इसको। ये गवर्नमेंट के लिए भी बैंक का ही काम करता है। कैसे? इसको ऐसे समझिए कि हमें लोन लेना होता है, हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक को लोन लेना होता है, आरबीआई के पास चला जाता है। कई बार बैंकें जो होती हैं आपस में ही एक दूसरे को लोन दे देती हैं और ले लेती हैं, ताकि आरबीआई से डायरेक्टली डील ना करना पड़े। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। मगर जब सरकार को पैसा चाहिए होता है तो वो कहाँ जाएगी? वो बैंकों के पास तो जाएगी नहीं, वो जाती है आरबीआई के पास। वो आरबीआई से कहती है हमें इतने पैसे की आवश्यकता है, तो आरबीआई कहता है भाई सीधी बात है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मॉर्गेज रखवाती है। तो भारत सरकार को भी ऐसा नहीं कि कह दिया और पैसा मिल गया, उसको मॉर्गेज रखनी पड़ती है। उसको भी उस पैसे के एवज में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मुहैया करानी पड़ती है, और अगर ऐसा नहीं करेगी तो पैसा जो है वो बैंकों को, वो बैंक जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट को देने से मना भी कर सकती है, क्योंकि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करती है। मैंने पहले बताया था कि आरबीआई क्या है? सेपरेट एंटिटी है, और सेपरेट एंटिटी जो होती है वो हेल्प करती है किसी भी चीज को बेटर तरीके से मैनेज करने में। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। हमने 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं।
छठा पॉइंट मोनोपोली है। जो लोग इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत जानते होंगे वो जानते होंगे मोनोपोली का मतलब क्या होता है। अगर करेंसी प्रिंट करने की बात आए तो क्या आप अपने घर में नोट छाप सकते हो? नहीं छाप सकते ना। तो जो करेंसी प्रिंटिंग है इसमें आरबीआई की मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब ये काम सिर्फ आरबीआई कर सकता है। किसी कोई भी मार्केट जो होती है वो कई प्रकार की होती है, उसमें एक होती है मोनोपोली। जब कोई एक सामान एक ही आदमी प्रोड्यूस कर रहा हो तो वो मोनोपोली, कई लोग प्रोड्यूस कर रहे हो तो ओग्लोपोली। इस तरीके से कई सारी पोलियां 3-4 होती हैं। हमें इकोनॉमिक्स नहीं जाना, हमें फिलहाल के मोनोपोली वर्ड आ गया उसको मीनिंग समझ लो। मीनिंग क्या है कि आरबीआई के पास पूरी अथॉरिटी है और सिर्फ आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है कि वो नोट को छाप सके। और आरबीआई ऐसा कतई नहीं कर सकती कि वो छापती चली जाए, छापती चली जाए, छापती चली जाए, छापती चली, ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसने ऐसा किया तो इन्फ्लेशन भाग जाएगा, बहुत ऊपर भागेगा, बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। कैसे, इसको भी समझ लीजिए। भाई जब पैसा ज्यादा होगा तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ज्यादा होगा। आई होप आप लोग को समझ में आएगी ये बात। अगर पैसा ज्यादा होगा तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे अगर आपके फादर 1000 रुपीज पर डे कमाते हैं तो आपको 100 रुपए की पॉकेट मनी दे सकते हैं वो, या 200 रुपए की पॉकेट मनी मंथली की दे सकते हैं। मंथली उन्होंने 200 रुपए आपके बांध दिया, आपको दे रहे। मगर अगर आपके फादर की इनकम 200 ही रुपए हो तो क्या 200 दे पाएंगे? तो 20 रुपए देंगे। मगर अगर पर डे की इनकम 20,000 हो तो वो 2,000 भी दे सकते हैं, 4,000 भी दे सकते हैं। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो ऐसे ही अगर आरबीआई बहुत ज्यादा करेंसी छाप देगा तो उसको वो करेंसी बांटनी भी पड़ेगी। और जब पैसा लोगों के पास ज्यादा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्फ्लेशन से, कॉस्ट बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ नहीं पाएगी अचानक से, सप्लाई तो बढ़ नहीं पाएगी अचानक से। भाई आपने ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन की कमी हुई थी देश में, तो अचानक से ऑक्सीजन तो नहीं बढ़ गई। तो ऑक्सीजन प्लांट्स को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को बंद करना पड़ा, तब जाके सप्लाई जो थी वो बढ़ पाई। अब ऑक्सीजन जो है वो सरप्लस है। ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका आरबीआई से कोई लेना देना नहीं। ये एक एग्जांपल है जो करंट में हुआ है, और जो भी न्यूज से जुड़े रहे होंगे उन्होंने इस चीज को देखा होगा कि एक टाइम था ऑक्सीजन की कमी हुई, लगभग हफ्ते 10 दिन के लिए बहुत समस्या हो रही थी, मगर फिर वो समस्या दूर हो गई। आगे अगला लास्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? कोई गेस करना चाहेगा? व्हाट कुड बी द लास्ट पॉइंट? आरबीआई की लास्ट ड्यूटी क्या होगी? ये किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए लास्ट लेंडर है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात मतलब चाहे वो बैंक हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन सबको अगर पैसा कहीं से नहीं मिल रहा होता है तो कौन प्रोवाइड करेगा? रिजर्व बैंक। वैसे ऐसा होता बहुत रेयर, बहुत ही रेयर तरीके से होता है कि सीधे आरबीआई से पैसा लेना पड़े। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, सीधे आरबीआई से पैसा ले लेती है। मगर बाकी जो बैंकें हैं, मैंने भी बताया था कई बार बैंकें होती हैं आपस में ही पैसे का लेन देन करती हैं। भाई कि हमने आपको बहुत कम ब्याज पे पैसा दे दिया, और वो पैसा 24 घंटे के लिए भी हो सकता है, 24 दिन के लिए भी हो सकता है। बहुत लंबे पीरियड के लिए ये ट्रांजेक्शन्स नहीं होते। जब बैंक से लेती है तो बहुत लंबे पीरियड के लिए ट्रांजेक्शन्स कभी नहीं होते। फिर अब बैंक को जरूरत है, वो बैंक से नहीं ले पाई तो किससे ले सकती है? किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जैसे आपका एलआईसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जनरल इंश्योरेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। क्योंकि फाइनेंस का जहाँ पे पैसे का काम हो रहा है, जहाँ पैसे के लेन देन का मोटा काम हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है, जहाँ पे रिटर्न करना भी एक कंपल्शन है, वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहलाते हैं। मुथूट फाइनेंस जो है वो भी एक तरीके का फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। तो इन लोगों को जब पैसा कहीं से नहीं मिलता है तो वो जब किसके पास जाएंगे? लास्ट लेंडर। वो आखिरी व्यक्ति कौन है जो इनको पैसा दे सकता है जब कहीं से नहीं मिल रहा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
दोस्तों ये थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस के बारे में पूरी डिटेल। इसको समझ लीजिए और याद कर लीजिए। कई बार पेपरों में ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई। तो क्या है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई? क्या है? जो यहाँ ऑफलाइन स्टूडेंट बैठा है इनसे पूछे, बताइए। पहली और आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फंक्शन जो आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जनरल पब्लिक तक लिटरेसी पहुंचाना। किसकी? बैंकिंग और फाइनेंशियल वर्क्स की लिटरेसी पहुंचाना। यही बैंकिंग का, ये आपका आरबीआई का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन है। आशा करता हूं जो मैंने समझाया है समझ में आया होगा। मास्क पहनते रहिए, कोई काम हो तभी घर से निकले।